इस पर्सपेक्टिव से जुड़े थे कि राजस्थान जो कुछ है वो देशी रियासतों की वजह से है। तो एक तो ये ट्रेडिशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और यदि योगेंद्र जी की भाषा का इस्तेमाल करें उन्होंने 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस की बात की। There have been 3 democratic upsurges in India after independence, after the introduction of electoral democracy. First democratic upsurge took place in this phase of 50s and 60s, which were marked by the ascendance or rise of the upper caste in Rajasthan politics. If you look at the nature of representation at that point of time, most of our, leave aside reservations, most of our representatives, whether in the assembly or in the parliament, were either from Rajput community or from Brahmin community, or they were from other upper caste. तो ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज है जिसमें चुनावी लोकतंत्र का फायदा उठाते हुए ये जो अपर कास्ट की लीडरशिप थी वो सबसे आगे आई। जयपुर तो उसका सबसे बड़ा गढ़ रहा है। उसके बाद जो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है या जो सेकंड फ्रेमवर्क मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसे मैं कहना चाहूंगा वो मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव है, वो आधुनिकतावाद से प्रभावित है, और वो कहीं ना कहीं योगेंद्र जी के सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स स्टार्टिंग और पॉलिटिकल कंपटीशन स्टार्टिंग आफ्टर 1970s, जिसमें हम क्या पाते हैं कि जो इंटरमीडिएट कास्ट हैं, अगर हम जाति व्यवस्था को देखें तो अपर कास्ट होते हैं, फिर बिजनेस कम्युनिटी होती है, फिर खेतिहर होते हैं, और फिर जो शेड्यूल्ड हैं उनका नंबर आता है। तो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में या जो मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव है, आप ध्यान कीजिए राजस्थान के विकास का क्रम। 1950 जब सुखाड़िया जी 1950 के दशक में चीफ मिनिस्टर थे तो राजस्थान में लैंड रिफॉर्म्स किए गए। उन भूमि सुधारों को, जो जमींदारी व्यवस्था थी खत्म की गई, जागीरदारी व्यवस्था खत्म की गई, और कई प्रकार के इंटरवेंशंस हुए, एंड लैंड टू द टिलर, विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन था वो भी राजस्थान में काफी प्रचलित हुआ। The whole concept or the whole idea behind land reforms was to ensure that the tiller is the owner of the land. जो काश्तकार है, जो खेती कर रहा है, उसी को जमीन का स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि जमीन तो सारी राजाओं की और जागीरदारों की थी। तो लैंड रिफॉर्म्स की वजह से इंटरमीडिएट कास्ट जो हमारे यहाँ हैं, जिनको हम ओबीसी कहते हैं, वो आ गया है। They became economically prosperous. They were agriculturalists. शर्मा साहब, जेपी शर्मा साहब यहाँ हैं। पेजेंट मूवमेंट्स के ऊपर आपका बड़ा काम है। स्वाधीनता से पहले भी जाट सभा और किसान सभा ने बहुत प्रकार के आंदोलन किए थे, बिजुलिया बेगू इत्यादि आप सब जानते हैं। तो ये जो राइज हुआ, जाट को देखिए, गुर्जर को देखिए, बिश्नोईस को देखिए, डांगियों को देखिए, राजस्थान के अलग अलग भागों में, और हम लोग जब एनालिसिस राजस्थान का करते हैं तो राजस्थान को 9 कल्चरल पॉलिटिकल जोन्स में बांट के करते हैं। ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले बगड़ आता है, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर होते हैं, फिर शेखावटी आ जाता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, उसके बाद हम ढूंढार पे आते हैं, उसके बाद हम ब्रज की तरफ जाते हैं, बीच में मेवात आ जाता है ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, फिर हाड़ौती कोटा वाला इलाका है, मारवाड़ है सबसे बड़ा, उसी तरीके से मेवाड़ है, और डाउन साउथ वागड़। ये 9 क्षेत्र हैं, और इन 9 क्षेत्रों की जब हम पॉलिटिकल साइंस दादू जी अध्ययन करें तो इन 9 क्षेत्र, हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में किसी प्रकार की होमोजेनिटी है। नो, Rajasthan has a lot of diversity, just like our country has diversity, and anybody who tries to usher in homogeneity in India will not succeed, will never succeed. There's so much diversity, so much plurality in Rajasthan. इन सभी 9 क्षेत्रों की राजनीति का स्वरूप अलग अलग रहा है, यहाँ की लीडरशिप अलग अलग रही है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे हैं, यहाँ का खान पान अलग है, यहाँ की बोली अलग है, यहाँ की पहनावा यहाँ का अलग हो जाता है। बाकी एक सब जगह बनाई जाती है, लेकिन बाटी को हर जगह बनाने का तरीका अलग अलग है। आप दक्षिण राजस्थान में चले जाएं, भीलों के बीच में, वो बाटी अलग तरीके से बनाते हैं। जयपुर में तो खैर बिना घी के काम ही नहीं चलता। So this
disaggregation of political competition was started to be understood by the modernist perspective. और उसके अंदर यदि हम नाम लें तो सबसे पहले अध्ययन किया था के.एल. शर्मा साहब ने, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उन्होंने शेखावटी का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था। उसके बाद और भी ऐसे कई मित्र रहे हैं जिन्होंने कि इसका अध्ययन करने की कोशिश की है, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में के.एस. सक्सेना साहब थे, एस.पी. वर्मा साहब थे, जिन्होंने कि सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्च के ऊपर काम किया था। तीसरा और जो आधुनिक समय है, इसमें मैं कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, जिसके अंदर जो एम्पिरिकल काम हम लोगों ने सर पिछले 20-25 वर्षों में किया है, उसका सबसे बड़ा योगदान है। इसमें कोशिश ये की गई है कि एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी आता है, हाउ इज इकोनॉमी अफेक्टिंग पॉलिटिकल चॉइसेस इन राजस्थान, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द लास्ट 2-3 decades that in Western academia there's a lot of emphasis which is being placed on political economy angle, but in Indian academia and more so in Rajasthan, political economy perspective absent hai. So how is it that certain alliances take place, but they don't succeed? How is it that civil society activism has taken place? You look at the period after 1990. Rajasthan has been one of the pioneers as far as civil society activism is concerned in the entire country. Not only in the entire country, but the kind of work which Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and their brothers and sisters, different NGOs have done in Rajasthan, different movements have done in Rajasthan, exemplary. 2000 के बाद, I'll say post 2004, some of the most important policy entitlements by the government of India have been at the helm of the initiatives which have been launched by Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. जब राजू जी सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो 5 मेजर नेशनल कैंपेन्स थे जो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने लॉन्च किए, स्टार्टिंग विद राइट टू इंफॉर्मेशन, देन कमिंग डाउन टू राइट टू वर्क बिकॉज ऑफ नरेगा आया, देन कमिंग डाउन टू राइट टू हेल्थ, विच इसकी वजह से चिरंजीवी योजना आई, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे एस्टैब्लिशमेंट को बाध्य होना पड़ा आयुष्मान भारत इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में हमने चिरंजीवी योजना शुरू कर दी थी। मिड डे मील स्कीम, राइट टू फूड, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ से इन संगठनों ने की, और यही कारण है कि अब एक जमाना था, जो आपको ध्यान हो, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा, उन्होंने एक ही लाइन बोली थी, कोई भूखा नहीं सोएगा, याद है? और कितना गेहूं मुफ्त में बंटवाया गया था, उससे इमर्ज हुआ राइट टू फूड सिक्योरिटी। और 5वीं जो चीज है वो है राइट टू एजुकेशन, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बन गया है। तो ये 5 जो मेजर इंटरवेंशंस हैं, वो इस स्टेट सोसाइटी पर्सपेक्टिव को, जो मॉडर्निस्ट अध्ययन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये 3 मित्रों मेजर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हैं जिनके आधार पर राजस्थान के संबंध में, राजस्थान के बारे में रिसर्च की गई है, राइटिंग्स की गई हैं, कई विद्वानों ने इनमें अपनी आहुतियां दी हैं। मैं आपको टुवर्ड्स द एंड, वैसे क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी एक है, पर समय बहुत निकल गया है, सत्र और होंगे, उसमें बातचीत करेंगे। सर भी यहाँ पे हैं, शर्मा साहब, जेपी शर्मा साहब, शर्मा साहब, उन्हें भी आप सुनेंगे। आखिरी बात जो क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, 2 मिनट में करके बात समाप्त करूंगा। आई विल बी टॉकिंग इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज। 1952 से लेकर अब तक राजस्थान में जो राजनीति हुई है, उनको मैं अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटता हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर हैव बीन 4 phases of politics in Rajasthan. First is 1952 to 1972. This was a period which was dominated by erstwhile rulers, feudal lords, industrial houses, स्वतंत्र पार्टी को देख लीजिए, राम राज्य परिषद को देख लीजिए। तो राजस्थान में 3 तरह की आइडियोलॉजिकल फोर्सेस थी, राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट भी थे, और सेंट्रिस्ट भी थे। रजनी कोठारी साहब ने कांग्रेस सिस्टम की बात करी,
Rajasthan, I've been arguing this for last 20 years. Rajasthan was always outside the purview of Congress system of Rajni Kothari. राजस्थान में हमेशा कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस सत्ता में रही 1952 से लेकर आगे तक, लेकिन कभी भी बहुत विश्वास से सत्ता में नहीं। कि 1957 का एक चुनाव था जिसमें कांग्रेस को 54% वोट मिले थे, उसके अलावा कांग्रेस 45, 46, 47, 48 जो अपोजिशन था वो बड़ा फॉर्मिडेबल था और बड़े स्टॉलवर्स थे। तो ये पहला फेज था और उस फेज में राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत ऑटोनॉमी थी, उसमें हाई कमांड पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती थी। लेकिन 1970 के दशक के बाद इंदिरा गांधी जी जब से प्रधानमंत्री बनी, राजस्थान के राज्य के और मोहनलाल जी सुखाड़िया का निष्कासन, कहूं तो गलत नहीं होगा, राजनीतिक निष्कासन हो गया। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है जो 1970-77 से लेके 90 तक चलता है, जबकि हाई कमांड पॉलिटिक्स आ गई। सब कुछ यहीं पे तय, दिल्ली में तय होता था। राजे महाराजाओं का दौर चला गया, वो पॉलिटिकल पार्टी या तो बीजेपी में चले गए या कांग्रेस में आ गए। इंडिपेंडेंट लड़े तो ज्यादा उनका कुछ असर रहा नहीं। ये दूसरा फेज है। तीसरा फेज, इस पे हम और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं जब सत्र होंगे। तीसरा फेज जो है वो 1990 से लेके और 2014 तक का है, जब कोएलिशंस रहे, अनस्टेबल कोएलिशंस रहे, स्टेबल कोएलिशंस रहे। एक जमाना था जब एक साल के अंदर राजस्थान के अंदर 6 मुख्यमंत्री बदले थे 1990-91 के बीच में। तो राजस्थान की जो ऑटोनमस पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो गई, सब कुछ केंद्र से तय होने लगा। ये वो फेज भी है जबकि राजस्थान में जो मल्टी पार्टी सिस्टम था फर्स्ट फेज के अंदर, अब वो धीरे धीरे, अगर आप 1993 से लेकर आज तक का सफर देखते हैं तो ये बाई पार्टी सिस्टम हो गया। एक समय ऐसा आया जब टाइट बाइपोलर सिस्टम हो गया, लगभग 90% वोट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को मिलते, लगभग ये सारे आंकड़े